नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कि अभी तक आप सबने म्यांमार में जो कू हुआ था उसके बारे में सब कुछ जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा। 1 फरवरी को हमारे देश में बजट पेश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ म्यांमार में जो तख्ता पलट है वो कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। तो यहां पर दोस्तों एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री है वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं वाई म्यांमार मिलिट्री सो पावरफुल, मेरा अर्थ ये नहीं है कि ये भारत से ज्यादा पावरफुल है या फिर अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। इसका सिंपल अर्थ है कि उस देश के अंदर जो मिलिट्री है वो इतना प्रोमिनेंट रोल क्यों निभाती है। तो इसके लिए आपको इतिहास जानने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट को उसके इतिहास से जोड़ देते हैं तो आपको सारे जो सिनेरियोज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और आज हमारा मेन मकसद यही होने वाला है कि जो मिलिट्री है म्यांमार में वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे रही है जब से इंडिपेंडेंस हुआ है 1948 के बाद से। उन सबकी कहानी मैं आपको आज बताऊंगा, तो सब कुछ आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों क्या चल रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था 1 फरवरी को यहां पर जो म्यांमार की मिलिट्री है उसने NLD जो पार्टी है वहां पर जो रूलिंग पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उनके जो स्टेट चांसलर हैं ऑंग सैन सू की, जो प्रेसिडेंट हैं, उन सभी को यहां पर हिरासत में ले लिया और एक तरह से तख्ता पलट कर दिया गया था। और इसका जो मेन रीजन बताया गया मिलिट्री के द्वारा, उनका यह कहना था कि जो नवंबर 8 को रिजल्ट आए थे, जो इलेक्शंस हुआ था म्यांमार के अंदर रिसेंटली, उसके अंदर बहुत ज्यादा धांधली की गई है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर सब कुछ सामने है, यहां पर कई सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बन रखे हैं, तो डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो जो लोअर हाउस है 440, यहां पर आप देख पाओगे कि स्वीपिंग मेजॉरिटी थी NLD पार्टी की। ऑल्दो यहां पर आपको 255 सीट्स दिख रहा होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से 25% सीट्स पहले से ही रिजर्व होता है मिलिट्री के लिए। तो नीचे आप देख सकते हो मिलिट्री का 110 सीट जो है इसमें से वो ऑलरेडी रिजर्व था। तो बाकी के सीट्स जो बचे हैं आपके 330 सीट में से आप देख सकते हो स्वीपिंग मेजॉरिटी 255 सीट्स आई थी। लेकिन मिलिट्री को यह चीज पसंद नहीं आ रहा था कि हमने इतने वर्षों तक शासन किया है, उसके बावजूद भी यहां पर जो NLD पार्टी है वो कैसे ऐसा कर सकती है। तो 2011 में जो डेमोक्रेसी का प्रोसेस आप कहते हो एक तरह से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि पहला चुनाव अगर आप देखोगे तो 2011 में हुआ था, उसके बाद से फिर 2015 और फिर 2020 में हुआ है। तो जो छोटी सी डेमोक्रेसी यहां पर हुई थी वो एक तरह से आप कह सकते हो वापस से जो मिलिट्री शासन है वो उसके अंदर आ गई है। ध्यान रखिएगा इस वीडियो में मैं यहां पर तत्मदाव का यूज करूंगा। तत्मदाव बेसिकली जो म्यांमार की मिलिट्री है उसको कहते हैं, जैसे हमारे देश के अंदर सेना कहते हैं, जो नाम होता है हिंदी, वैसे ही वहां पर तत्मदाव कहा जाता है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा मिलिट्री का जो दबदबा है उसका रीजन क्या है, अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिएगा 1948 में जो म्यांमार है वो ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ये तो सबको ही पता होगा। जैसे हमारे देश के अंदर 1947 में आजादी मिली थी, सेम उसी प्रकार से ब्रिटेन को भी यहां पर 1948 में आजादी मिली थी। सॉरी, म्यांमार को आजादी मिली थी ब्रिटेन से 1948 में। तो उस समय के जो आर्किटेक्ट थे, जो म्यांमार इंडिपेंडेंस को एक तरह से बहुत जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, उनका नाम था जनरल ऑंग सैन। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं ये ऑंग सैन ये अभी प्रेजेंट में जो स्टेट चांसलर हैं ऑंग सैन सू ची, उनके पिताजी थे ये जनरल ऑंग सैन। तो उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था म्यांमार के इंडिपेंडेंस में। इनफैक्ट ये बताया जाता है कि उनके द्वारा जो बर्मा नेशनल आर्मी है वो फाउंड किया गया था 1940s में जापान की मदद से। आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो सुभाष चंद्र बोस हैं उन्होंने भी यहां पर कोशिश किया था कि किस तरह से हम म्यांमार के थ्रू भारत के अंदर एंटर करके ब्रिटेन से हम आजादी ले सकते हैं। ऑल्दो वो अनसक्सेसफुल हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। सेम उसी प्रकार से आप कह सकते हो कि जापान की आर्मी की मदद से यहां पर जो जनरल ऑन सैन है उन्होंने बर्मा नेशनल आर्मी का गठन किया था और फाइनली जाकर यहां पर आजादी मिल गई थी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं एक और वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया था कि बर्मा का नाम म्यांमार कैसे पड़ा, तो अगर आपको यह जानना है तो यह आप देख लेना, मैं इसके तरफ नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है कि 1947 में फाइनली जो जनरल ऑंग सैन है उनका असैसिनेशन हो जाता है। ध्यान रखना है आपको। तो आजादी मिलने से पहले 1948 में यहां पर आजादी मिला म्यांमार को, 1947 में बेसिकली क्या हुआ, उनको असैसिनेशन कर दिया गया था। लेकिन उनका जो लेगेसी है, उनका लेगेसी क्या था कि मिलिट्री का गठन करना। जो आर्मी गठन करके वो गए थे
उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया। जैसे कि हमारे देश में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस का एक इंपॉर्टेंट रोल था। तो आजादी के कई वर्षों के बाद आपने देखा होगा कि कांग्रेस एक तरह से इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी पार्टी बनकर रही थी काफी लंबे समय तक। सेम उसी प्रकार से क्योंकि वहां पर जो आर्मी है उसका इंपॉर्टेंट रोल था, इसी की वजह से वहां की जो जनता है वो आर्मी को बहुत ज्यादा तवज्जो देती थी। तो सबसे पहला रीजन आपको याद रखना है कि आजादी के बाद से ही जो आर्मी है, उनकी जो मिलिट्री है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अब देखिए 1948 से लेकर 1962 तक, मतलब ये करीब 14 इयर्स आप कह सकते हो, वहां पर एक क्वासाई डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी। मतलब थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी थी, इलेक्शंस वगैरह होते थे, लेकिन स्टिल 1962 तक भी जो मिलिट्री है वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती थी। अब 1962 से चीजें जो है बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। इनफैक्ट म्यांमार के अंदर जो सबसे पहला तख्ता पलट किया गया था वो हुआ था 1962 में, और ये किया गया था बाई जनरल नी वेन। उनके द्वारा ये पूरा तख्ता पलट किया गया, और 1962 से आप कह सकते हो कि जो हालत है म्यांमार की वो पूरी तरह से बदल गई। क्यों? 1962 में जैसे ही यहां पर कू किया गया, उसके बाद से आप देखिए इमीडिएटली जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सबको जेल में रख दिया गया। इसके अलावा देश के अंदर जो जो जितने भी कारखाने थे, इंडस्ट्रीज थी, हर एक चीज का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। नेशनलाइजेशन का अर्थ है कि सब कुछ अब गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। अब गवर्नमेंट कौन है? मिलिट्री है एक तरह से। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि बर्मीज वे टू सोशलिज्म, इस तरह की चर्चा चलने लगी, जो कि बहुत ज्यादा इनफेमस हो गया था, बर्मीज वे टू सोशलिज्म। यहां पर इसका जो परिणाम था वो ये था कि जो पूरी इकोनॉमी है वो एक तरह से तबाह हो गई थी आगे आने वाले समय में। यहां पर जो म्यांमार है वो एक तरह से आइसोलेट हो गया था पूरे विश्व भर में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप एक तरह से कह सकते हो। तो 1962 से ऐसा ही चलता रहा और सारी पावर यहां पर मिलिट्री के पास थी। 1988 आते आते यहां पर बहुत बड़ा विद्रोह, बहुत बड़ा एक तरह से प्रोटेस्ट देखने को मिलता है जनता के द्वारा। अब जनता जब कौन है? सिटीजन, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो लीड किया गया था। जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान थे कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो रहा है। तो पूरे देश भर में यहां पर प्रोटेस्ट देखा जा रहा था 1988 के समय। अब वो जो प्रोटेस्ट है उसको पूरी तरह से आप कह सकते हो कुचल दिया गया ब्रूटल मिलिट्री क्रैकडाउन के थ्रू, जिसके तहत बताया जाता है कि करीब 5000 लोगों की मृत्यु हुई थी 1988 के प्रोटेस्ट में। तो एक तरह से 1988 में मिलिट्री ने जो प्रोटेस्ट है उसको कुचल तो दिया, उसको खत्म तो कर दिया, लेकिन अभी भी जो डेमोक्रेसी के लिए कॉल है लोगों के द्वारा वो अभी भी जारी थी। और एक तरह से आप कह सकते हो कि 1948 से लेकर 1988 तक के बीच में ये जो 40 साल का पीरियड है, इसमें मिलिट्री के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ करता था। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया इसीलिए कि आजादी के बाद यहां पर इतना ज्यादा लोग चाहते थे, मिलिट्री को पसंद करते थे, तो उनका जो सपोर्ट है वो हमेशा से रहता था। लेकिन 1988 में जिस तरह की हरकतें की मिलिट्री ने, उसकी वजह से जो पब्लिक का सपोर्ट है बहुत हद तक यहां पर छिन गया था। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो डेमोक्रेसी उसको लाने का बार बार आह्वान किया जा रहा था लोगों के द्वारा। और उसी साल क्या होता है 1988 में जो ऑंग सैन सू ची हैं, उन्होंने एक अपनी पार्टी फॉर्म कर ली, इसका नाम था एनएलडी। जो मैंने आपको बताया अभी कि रीसेंट चुनाव में भी एनएलडी ने यहां पर सबसे ज्यादा बढ़त हासिल की है, स्वीप कर लिया इलेक्शन को। तो यहां पर आह्वान किया जा रहा था कि आप इलेक्शंस करवाइए, और फाइनली मिलिट्री सरकार, जो मिलिट्री थी उस समय 1988 में, उसने इलेक्शंस भी होल्ड कराए। अब इलेक्शंस का परिणाम क्या होगा आप खुद सोच के देखो। ऑब्वियस सी बात है, जो एनएलडी है वो पूरी तरह से जीत जाएगी इलेक्शन को, लेकिन क्या मिलिट्री उसके बावजूद भी मानेगी? मिलिट्री ने तो जस्ट दिखावे के लिए एक बार इलेक्शंस कंडक्ट किया था, तो मिलिट्री यहां पर रिकॉग्नाइज करने के लिए मना कर रही थी। उसने रिफ्यूज कर दिया कि जो इलेक्शंस का रिजल्ट है वो गलत है, और ऑंग सैन सू ची को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। और उसी के बाद बहुत सालों तक वो हाउस अरेस्ट में रही थी, और आगे चलकर उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया जाता है, यही एक मेन कारण था। तो 1988 में यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए, लेकिन उस इलेक्शंस को नहीं माना गया। यहां पर जो तात्मादाव है, जो मिलिट्री है, उसने ये कहा कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं एक नया इलेक्शन कराएंगे, सही से कराएंगे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन क्या ऐसा होगा? नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगले 18 वर्षों तक इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ। और फाइनली यहां पर आप देख सकते हो कि 2008 आते आते तब जाकर यहां पर एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अब ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसने बनाया? ये भी मिलिट्री नहीं बनाया। सब कुछ जो अपनी पावर थी अपने को ही ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और यहां पर एक कह दिया हम रेफरेंडम करा रहे हैं। अब रेफरेंडम भी मिलिट्री के सब पावर हैं। यहां पर एक्चुअल में जो जनता से पूछना चाहिए था वो नहीं किया गया। यहां पर जो एनएलडी पार्टी है उसका कहना था कि ये रेफरेंडम को हम नहीं मानते हैं, लेकिन जो मिलिट्री है वो कह रही थी कि नहीं, इसको जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है, और जबरदस्ती म्यांमार के
ऊपर ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 2008 में बनाया गया उसको थोप दिया गया, और आज भी मैं आपको बता दूं यही कॉन्स्टिट्यूशन चलता आ रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो 2008 में बनाया गया था वही वाला कॉन्स्टिट्यूशन आप देखिए, इसके अंदर 25% जो सीट्स हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व कर दी गई। यहां पर यह भी बोला गया कि जो तात्मादाव है, जो मिलिट्री है वहां की, उसके पास डी फैक्टो पावर होगा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को वीटो करने के लिए। मतलब कि जो सिविलियन सरकार बन के आएगी आगे चलकर, उसके पास कोई पावर ही नहीं होगा। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हो और जो सरकार चुनकर आई है वो नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि मिलिट्री के पास वीटो पावर है। अगर यहां पर सरकार चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम बदलाव कर देंगे तो यहां पर मिलिट्री क्या करेगी, उसके ऊपर वीटो कर देगी। क्यों? क्योंकि 25% सीट्स उसके लिए पहले से रिजर्व हैं। तो ये सारे सिनेरियोज देखने को मिल रहे थे 2008 और 11 तक आप कह सकते हो। तो मिलिट्री का पूरा डोमिनेंस रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह बता दूं कि आज भी अगर आप देखोगे तो जो मिलिट्री है वो पूरी तरह से कंट्रोल रखती है म्यांमार की इकोनॉमी के अंदर। और याद रखिएगा, कोई भी पर्सन हो, अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी और अगर आपका मतलब आपका होल्ड रहेगा फाइनेंस के ऊपर, तो कोई भी पर्सन आपको कुछ कर नहीं सकता। और यही चीज किया वहां की जो मिलिट्री है, जो लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा रिच हैं। वहां की माइनिंग हो गया, जितने भी रिसोर्सेज हैं सब मिलिट्री के अंडर हैं, वही सब कुछ चलाते हैं। और उसकी वजह से जो फाइनेंशियल पावर्स है एक तरह से वो तात्मादाव के पास हमेशा से बना रहा है। और इसीलिए आज हम कह सकते हैं कि जो मिलिट्री है वहां की वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद से जिस तरह का मूवमेंट था, वो सभी कारण थे जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि जो मिलिट्री है वो पावरफुल है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, 1948 से लेकर बहुत लंबे समय तक जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट होता था, तो क्या आज वही सपोर्ट होगा? नहीं होगा। और इसीलिए आज के डेट में आप देख रहे होगे इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। मैंने 2 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था प्रोटेस्ट को लेकर कि किस तरह से वहां के जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक तरीका अपना रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए। कम्युनिकेशन लाइन बंद कर दी जा रही है, लेकिन जो पास में देश है थाईलैंड, उसके थ्रू यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है लोगों को। तो बहुत कुछ किए जा रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट है वो एक तरह से लूज कर चुकी है जो वहां की मिलिट्री है। लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, कुछ तो लोग होंगे उस देश के अंदर कितनी भी बड़ी चीजें क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो मिलिट्री के हमेशा सपोर्ट में रहेंगे। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। रोहिंग्या वाला इशू हुआ था 2016-17 के समय। उस समय क्या हुआ, या वहां की जो मिलिट्री है उसने यह कह दिया कि जो अराकन रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी है वो एक तरह से टेररिस्ट ग्रुप है, हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो उनका कत्लेआम करना स्टार्ट कर दिया गया वहां की मिलिट्री के द्वारा रोहिंग्या को लेकर। और इसीलिए आपने देखा होगा जो रखाइन स्टेट है जहां पर रोहिंग्या की पॉपुलेशन थी, वो वहां से भागकर बांग्लादेश और कुछ लोग भारत आने लग गए थे। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया था। और इसमें आप देखोगे ना, तो जो बर्मीज पीपल हैं, जो वहां के एथनिक पीपल हैं बर्मा के, म्यांमार के, उन्होंने यहां पर आर्मी को पूरा सपोर्ट दिया था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो आर्मी है वो हमेशा नेशनलिज्म या फिर जो एक मुद्दा है वो उसको उठा देते हैं वहां पर कि देखिए हमें बाहरी ताकतों से यहां पर डर है और इसलिए आपको सपोर्ट करना है। इसलिए क्या होता है कि वहां के जो लोग हैं वो मिलिट्री को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अभी जो इशू ये हुआ है कि जो एनएलडी को जिस तरह से हटा दिया गया है वहां की सिविलियन सरकार को, इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होता है। क्या वापस से 1988 में जिस तरह से सप्रेस कर दिया गया था, क्रैकडाउन किया गया था, बहुत लोग मारे गए थे, क्या वही सिचुएशन आज भी हमें देखने को मिलेगा 2021 में, या फिर यहां पर कुछ बदलाव होगा और मिलिट्री साइडलाइन कर दी जाएगी? ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आई एम श्योर कि आपको जो ओवरऑल बैकग्राउंड है म्यांमार के बारे में वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम म्यांमार की बात कर रहे हैं, तो एक तरह से ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है। तो साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आइलैंड, छोटे छोटे आइलैंड, बहुत सारे बड़े आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे। आपको ये बताना है कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखिए तो काफी पॉपुलेशन है, उसमें से 25% पॉपुलेशन अकेले उस पर्टिकुलर आइलैंड पर रहती है। क्या आप मुझे बता सकते हो मैं किस आइलैंड की बात कर रहा हूं? इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।